हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं अध्याय 12 ग्रामीण विकास एवं रोजगार पर। सीजीपीएससी ई पाठशाला का छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 और छत्तीसगढ़ एवं केंद्रीय बजट 2025-26 का बुक मार्केट में अवेलेबल है। इस बुक को आप इन शहरों के बुक डिपो में जाकर के ले सकते हैं। यहाँ शहरों के नाम, बुक डिपो के नाम, उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। साथ ही साथ आप हमारे मोबाइल ऐप सीजी बुक्स कार्ट में जाकर के हमारे आर्थिक सर्वेक्षण के बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर घरों में फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। सीजी बुक्स कार्ट मोबाइल ऐप में आपको सीजीपीएससी ई पाठशाला के साथ साथ छत्तीसगढ़ के अन्य कोचिंग इंस्टीट्यूट, अन्य पब्लिकेशन के बुक अवेलेबल हो जाएंगे, जिसे आप घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। जो हमारी आर्थिक सर्वेक्षण की वीडियो सीरीज चल रही है, उसके सारे कंटेंट आपको इस बुक में मिल जाएंगे। इसी से सारे कंटेंट एज इट इज मैं आपको वीडियो फॉर्मेट में यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए टॉपिक पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। अध्याय 12 ग्रामीण विकास एवं रोजगार। सबसे पहले कुछ बेसिक फैक्ट दिए हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था। पंचायत व्यवस्था वर्ष 2000 में राज्य स्थापना के साथ लागू हुई। संविधान के 73वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप आर्थिक एवं सामाजिक न्याय के 29 कार्य, जो कि 11वीं अनुसूची में शामिल है, 29 कार्य का क्रियान्वयन पंचायतों के माध्यम से किए जाने का प्रावधान है। तो यहां पे ध्यान देना, 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों को कुल कितने कार्य सौंपे गए हैं? कुल 29 कार्य सौंपे गए हैं। अब पंचायत से जुड़े हुए कुछ आंकड़े, एक जनगणना 2011 के अनुसार है और दूसरा पंचायत विभाग 2019-20 के अनुसार है। यहां पे दो आंकड़े दिए गए हैं, ध्यान समझना। सबसे पहले हमारे प्रदेश में जिला पंचायत की संख्या कितनी है? 33। वर्तमान में जिला पंचायत की संख्या 33 हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 33, तो जिला पंचायतों की संख्या कितनी है? 33। जनपद पंचायतों की संख्या है 146। कितनी है? 146। ग्राम पंचायत की संख्या 10,971, जबकि ग्राम यानी गांव की संख्या है 20,126। यहां पे ग्राम लिखा है, यहां पे ग्राम पंचायत। चीजों को समझ रहे हैं कि नहीं? देखिए क्या होता है, ये डिपेंड करता है आबादी के ऊपर। अगर किसी गांव की आबादी अच्छी खासी है, बहुत ज्यादा वहां पे आबादी है, बहुत ज्यादा जनसंख्या है, तो एक गांव को ग्राम पंचायत बनाया जा सकता है। लेकिन किसी गांव की आबादी बहुत ही कम है, तो ऐसे कम आबादी वाले 2-3 गांवों को मिलाकर के एक ग्राम पंचायत बनाया जाता है। तो ग्राम पंचायत की संख्या 10,971 जनगणना 2011 के अनुसार, और गांव की संख्या 20,126। जबकि पंचायत विभाग के 2019-20 के अनुसार 11,664 ग्राम पंचायतों की संख्या है और गांव की संख्या है आपका 20,255। अब डिपेंड करता है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर पूछ रहा है या पंचायत विभाग 2019-20 के अनुसार पूछ रहा है। अलग से आपको स्पेसिफाई करके क्वेश्चन में देगा। ठीक है, इसी जनगणना 2011 के अनुसार ही छत्तीसगढ़ में ग्रामीण स्वरूप को हम देखेंगे। देखिए छत्तीसगढ़ की अगर हम कुल जनसंख्या की बात करें तो जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या है 2,55,00,000। इस 2,55,00,000 में छत्तीसगढ़ में ग्रामीण जनसंख्या है 1,96,00,000। छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या 2,55,00,000, जिसमें से 1,96,00,000 ग्रामीण जनसंख्या है, यानी कि गांव में रहने वाली आबादी है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आबादी यानी कुल जनसंख्या का 76.76% गांव में निवास करते हैं। छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का 76.76 यानी कि लगभग 3/4 से ज्यादा 76.76% ये निवास करते हैं गांव में। ठीक, तो ये आंकड़े को याद रखना, इससे ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ठीक, नेक्स्ट है आपका मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, जिसे कहा जाता है मनरेगा। ये एक्ट लाया गया वर्ष 2005 में। ठीक है, मनरेगा एक्ट लाया गया था वर्ष 2005 में, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर इसे लागू किया गया 2 फरवरी 2006 को। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, ये जो मनरेगा एक्ट है, जिसे शुरू में नरेगा कहा जाता था, नरेगा यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, बाद में महात्मा गांधी जो वर्ड है उसे आगे जोड़ा गया, आगे हम देखेंगे। तो नरेगा एक्ट लाया गया था वर्ष 2005 में, जबकि इसे अखिल भारतीय स्तर पर लागू किया गया 2 फरवरी 2006 को। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से इस नरेगा या मनरेगा की शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य क्या है, ध्यान समझना। इच्छुक श्रमिकों को, यानी कि जो कार्य करने में इच्छा रखते हैं, हर वित्तीय वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में
प्रति परिवार, यहां पे ध्यान देना, किसी व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, प्रति परिवार की बात हो रही है, 100 दिनों का रोजगार या बेरोजगारी भत्ता प्रदान कर स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन करना, यह मनरेगा का मुख्य उद्देश्य है। इच्छुक श्रमिकों को एक साल में, एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना। और प्रति परिवार, व्यक्ति की बात नहीं हो रही, परिवार की बात हो रही है। हर एक परिवार का, एक फैमिली का एक जॉब कार्ड होगा। क्या होगा? एक जॉब कार्ड होगा, जिसमें कार्य करने में सक्षम व्यक्तियों का नाम इसमें उल्लेखित होगा। अब मान लीजिए किसी परिवार में 3 सदस्य है। कितने सदस्य है? 3 सदस्य है। तो ऐसा नहीं कि हर एक व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार मिलेगा, एक परिवार को 100 दिन का रोजगार मिलेगा। यानी कि अगर 3 सदस्य है, एक सदस्य ने 50 दिन कार्य किया, दूसरे ने 20 दिन कार्य किया, तीसरे ने 30 दिन कार्य किया, तो इस प्रकार से पूरा परिवार का 100 रोजगार दिवस हो जाएगा। ठीक है, प्रति परिवार 100 रोजगार दिवस उपलब्ध कराना और स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन करना, यानी कि ऐसी परिसंपत्ति जो कि स्थायी हो। ऐसा नहीं है कि सरकार पैसे दे रही है और लोगों को पैसा देना है तो गड्ढा खोदवा करके उससे मिट्टी निकलवाए और वापस उस गड्ढे को उस मिट्टी से भर दिए और पैसे दे दिए। स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन करना यानी तालाब का निर्माण करना, भवन का निर्माण करना, नहरों का निर्माण करना, ठीक, जो सालों साल चले, यह कहलाता है आपकी स्थायी परिसंपत्तियां। इसके अंतर्गत लाभार्थी कौन होंगे? ग्रामीण क्षेत्र के वयस्क अकुशल श्रमिक। ध्यान देना, इसका फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण, यानी कि जो मनरेगा है ये ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने की एक योजना है। ग्रामीण क्षेत्र के वयस्क अकुशल श्रमिक, यहां पे कुशल नहीं अकुशल श्रमिक कहा जा रहा है। कुशल यानी कि ट्रेंड पर्सन, अकुशल यानी कि अनट्रेंड पर्सन, जिसे प्रशिक्षित नहीं किया गया है। ठीक है, जो ऑलरेडी आपके ट्रेंड होंगे, जो प्रशिक्षित होंगे, वो बड़े बड़े कंपनियों में किसी मशीन को ऑपरेट कर रहे होंगे, वहां पे कार्य करेंगे। और जो अकुशल श्रमिक है उन्हें जो है आपकी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो शुरुआत में जब अखिल भारतीय स्तर पर 2 फरवरी 2006 को मनरेगा की शुरुआत की गई तो छत्तीसगढ़ के 11 जिलों को इसमें शामिल किया गया। बाद में 1 अप्रैल 2007 को छत्तीसगढ़ के अन्य 4 जिले इसमें शामिल हुए और 1 अप्रैल 2008 को यह छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों में लागू हो गया। यानी कि 1 अप्रैल 2008 के बाद बाकी और भी जो नए जिलों का गठन हुआ छत्तीसगढ़ में, वो उन सभी जिलों में ऑटोमेटिकली मनरेगा लागू हो गया। ठीक है, यानी 1 अप्रैल 2008 को पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ में मनरेगा लागू कर दिया गया था। तो डेट को याद रखना, 2 फरवरी 2006 जब मनरेगा अखिल भारतीय स्तर पर लागू हुआ तब छत्तीसगढ़ के 11 जिले शामिल थे और जब 1 अप्रैल 2007 को छत्तीसगढ़ के 4 अन्य जिले इसमें जोड़े गए और 1 अप्रैल 2008 को पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ में मनरेगा लागू हो गया। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देना, शुरू में इस आपके अधिनियम का नाम या इस योजना का नाम था नरेगा, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, NREGA, नरेगा 2005 एक्ट, इस नाम से जाना जाता था। ठीक है, उसके बाद महात्मा गांधी जी के जन्म जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम परिवर्तित किया गया। इसका नाम परिवर्तित किया गया, इसे भी याद रखना। और इसका नाम परिवर्तित करके इसका नाम कर दिया गया मनरेगा। जिसे पहले नरेगा के नाम से जाना जाता था उसका नाम कर दिया गया मनरेगा, यानी कि सामने महात्मा गांधी वर्ड जोड़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े। मनरेगा के अंतर्गत सृजित रोजगार दिवस, यहां पे 2 वित्तीय वर्ष दिए गए हैं। एक वित्तीय वर्ष है 2023-24, एक वित्तीय वर्ष जो कि आपका 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है और 31 मार्च को एंड होता है एक फाइनेंशियल ईयर, यानी 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 तक। और यहां दूसरा ईयर दिया गया है 2024-25 सितंबर तक, यानी ये 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर के 1 अप्रैल 2024 से प्रारंभ होकर के आपका 31 या 31 देख लीजिए कितने का महीना है, सितंबर 2025 तक ये आंकड़े दिए गए हैं। यानी ये आंकड़े एक कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर के नहीं है, ऊपर वाला कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर का है। ठीक है, ध्यान समझना। यहां पे बात किया जा रहा है कुल सृजित मानव दिवस का। कुल सृजित मानव दिवस, अब ये होता क्या है इसको समझना। मान लीजिए किसी एक स्थान पर कोई कार्य लिया जा रहा है। ठीक है, सरकार जो है मनरेगा के अंतर्गत कोई कार्य करवा रही है लोगों से और उस कार्य को करने के लिए कुल 50 मजदूर पहुंचे। कितने? 50 मजदूर उस कार्य को करने के लिए पहुंचे। और ये कार्य का कौन सा दिन था? पहला दिन था
जिसमें 50 जो मजदूर है कार्य करने के लिए पहुंचे। तो एक दिन में 50 मजदूर ने कार्य किया, तो इसमें कुल कितने मानव दिवस सृजित हुए? भले ये दिन एक है, लेकिन एक दिन में 50 लोगों ने कार्य किया, तो यह कहलाएगा 50 सृजित मानव दिवस। 50 सृजित मानव दिवस ये कहलाएगा। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए है कि अगर मान लीजिए पहला ही दिन है और पहले दिन में 50 लोग कार्य करने पहुंचे, तो 50 लोगों को एक दिन का कार्य मिला, यानी कि 50 मानव दिवस सृजित हुए। तो वित्तीय वर्ष 2023-24 यानी कि कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में आपका 1276.63 लाख मानव दिवस सृजित हुए थे। ठीक है, अगर हम लाभान्वित परिवार की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रदेश के 25.77 लाख परिवार इसके अंतर्गत लाभान्वित हुए थे। मनरेगा के अंतर्गत कम से कम 100 दिन का रोजगार। अब इसको ध्यान समझना, जो मनरेगा है, मनरेगा ये केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई योजना है या अधिनियम है। मनरेगा में कहा गया है कि 100 दिन का निश्चित गारंटेड रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। यहां क्या लिखा है? कम से कम 100 दिन का रोजगार। तो छत्तीसगढ़ के 3.43 लाख परिवार ऐसे थे जिन्हें कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध हुआ। ठीक है, कम से कम 100 दिन का रोजगार। हो सकता है कि किसी कार्य को करने के लिए 98 दिन लगे होंगे, 90 दिन लगे होंगे, या किसी कोई कार्य 75 दिन में ही पूर्ण हो गया। यहां पर बताया जा रहा है कि कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध हुआ 3.43 लाख परिवार को। कम से कम 100 दिन का रोजगार। ठीक है, महिलाओं की भागीदारी की अगर हम बात करें तो 2023-24 में लगभग 54% महिलाओं की भागीदारी रही। ठीक, जो आपके सृजित मानव दिवस जो आपके रहे उसमें सर्वाधिक भागीदारी पुरुषों की तुलना में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा रही, लगभग 54%। अगर हम वित्तीय वर्ष 2024-25 सितंबर तक की स्थिति में देखें तो कुल 811.18 लाख जो आपके मानव दिवस सृजित हुए और इसके अंतर्गत 21.17 लाख परिवार लाभान्वित हुए और कम से कम 58,699 परिवार को कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध हुआ। और इस आपकी जो 2024-25 सितंबर तक की स्थिति में 55.31% महिलाओं की भागीदारी रही। ठीक है, यानी कि दोनों वित्तीय वर्ष में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की तुलना में ज्यादा है। इस प्रतिशत को भी याद करते हुए चलना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसी मनरेगा से रिलेटेड कुछ फैक्ट है। छत्तीसगढ़ में मनरेगा की वर्तमान स्थिति। प्रदाय रोजगार दिवस, प्रदाय रोजगार दिवस है आपका 150 दिन। अब यहां पे ध्यान देना, ये जो मनरेगा है, ये मनरेगा केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक योजना है, केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती है, जिसमें कहा जाता है कि कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। 100 दिन का गारंटेड रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, ये इसमें कहा गया है। ठीक है, यानी कि 100 दिन का एक परिवार को 100 दिन का रोजगार देने में जो भी व्यय होगा वह व्यय केंद्र सरकार वहन करेगी। लेकिन कोई भी राज्य सरकार, ध्यान समझना, कोई भी राज्य सरकार इस 100 दिन के अतिरिक्त 100 दिन के अतिरिक्त दिवस का रोजगार भी उपलब्ध करा सकती है, लेकिन इस अतिरिक्त दिवस में होने वाले व्यय का वहन उस राज्य सरकार को करना होगा। ठीक है, उस राज्य सरकार को उस व्यय का वहन करना होगा। तो जो मनरेगा है, केंद्र सरकार ने जो मनरेगा प्रारंभ किया उसमें कहा गया है कि 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। और छत्तीसगढ़ सरकार कितने दिन का उपलब्ध करा रही है? छत्तीसगढ़ सरकार 150 दिन का उपलब्ध करा रही है, यानी कि 100 + 50, 100 दिन के व्यय का वहन केंद्र सरकार करेगी, जबकि अतिरिक्त जो 50 दिन है उसके व्यय का वहन राज्य सरकार को करना होगा। ठीक है, अब देखिए, छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2013-14 से मनरेगा के अंतर्गत रोजगार दिवस 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन प्रदाय किया जा रहा है और इस अतिरिक्त 50 दिन पर होने वाले व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ में किस वित्तीय वर्ष से मनरेगा के अंतर्गत रोजगार दिवस को 100 से बढ़ाकर 150 दिन किया गया? तो वित्तीय वर्ष 2013-14 में। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, वन अधिकार पत्र धारक को अतिरिक्त रोजगार, 150 दिवस का रोजगार। ध्यान समझना, जो केंद्र सरकार है सामान्य क्षेत्र में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराएगी, लेकिन जो वन अधिकार पत्र धारक है, चाहे वो किसी भी राज्य के हो, उन्हें भारत सरकार जो है 150 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराएगी। सामान्य ग्रामीण क्षेत्र में 100 दिन का रोजगार, और वहीं अगर वन अधिकार पत्र धारक है उन्हें 150 दिन का रोजगार कौन दे रही है? भारत सरकार। 150 दिन का सामान्य क्षेत्र में रोजगार छत्तीसगढ़ सरकार देती है, 100 दिन केंद्र सरकार, 50 दिन राज्य सरकार। लेकिन वन अधिकार पत्र धारक अगर कोई है तो उनके पूरे 150 दिन का जो रोजगार है वो भारत सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, बैकग्राउंड में थोड़ा सा म्यूजिक चल रहा होगा, डीजे वीजे यहां से गुजरते रहते हैं, उसको अनदेखा कीजिएगा। ठीक है, मैं उसको वैसे तो थोड़े से जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है उससे नॉइस कैंसिल करने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी कुछ बैकग्राउंड नॉइस आएगा, उसको थोड़ा सा चीज़ों को थोड़ा ध्यान सुनिएगा। मैं थोड़ा जोर से बोल करके बैकग्राउंड नॉइस को कम करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के हितग्राहियों को रोजगार लाभ। अब अगर आवास निर्माण के लिए बात हो रही है तो सामान्य क्षेत्र में 90 मानव दिवस और पहाड़ी क्षेत्र में 95 मानव दिवस प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के हितग्राहियों को रोजगार का लाभ मिलेगा। ठीक है, यानी अगर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के कोई हितग्राही है, कोई परिवार है, तो उन्हें रोजगार अपने आवास निर्माण के लिए सामान्य क्षेत्र में 90 मानव दिवस का उन्हें रोजगार मिलेगा और पहाड़ी क्षेत्र में 95 मानव दिवस का रोजगार मिलेगा। थोड़ा सा रुक जाते हैं, बैकग्राउंड नॉइस का काफी ज्यादा हो गया है। चलिए, जहां से छोड़े थे वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के हितग्राहियों को रोजगार लाभ। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की जो हितग्राही है, देखिए मनरेगा जो है ये ग्रामीण क्षेत्र के अकुशल श्रमिकों को, उनके परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने की योजना है। और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को स्वयं का पक्का मकान बनाने के लिए शासन के द्वारा सहायता राशि प्रदान की जाती है। तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जो हितग्राही परिवार है, उन्हें स्वयं के आवास निर्माण के लिए भी मनरेगा योजना का लाभ मिलेगा। स्वयं के आवास निर्माण के लिए सामान्य क्षेत्र में 90 मानव दिवस और पहाड़ी क्षेत्र में अगर वो रहते हैं तो उन्हें 95 मानव दिवस का रोजगार लाभ मिलेगा। देखिए, जो मनरेगा है, मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले जो परिवार है उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। और अगर वो परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के हितग्राही है तो उन्हें स्वयं के आवास निर्माण के लिए सामान्य क्षेत्र में 90 मानव दिवस का रोजगार लाभ मिलेगा, यानी कि मजदूरी भुगतान भी होगा। और पहाड़ी क्षेत्र में अगर उनका घर का निर्माण हो रहा है तो 95 मानव दिवस का उन्हें रोजगार लाभ मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है मजदूरी दर। मनरेगा के अंतर्गत प्रति दिवस मनरेगा मजदूरी दर दिया जाता है 261 रुपए। 261 रुपए प्रतिदिन मजदूरी भुगतान किया जाता है आपके अप्रैल 2025 से। नया डाटा आ गया है, याद करना। 243 रुपए आपके अप्रैल 2024 का डाटा था। अप्रैल 2025 से मनरेगा के अंतर्गत प्रति दिवस एक दिन का 261 रुपए मजदूरी दर भुगतान किया जाता है। और यहां पर दिया गया है मजदूरी अनुपात सामग्री व्यय। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मनरेगा के लिए अलग से बजट जारी करती है। ठीक है, कुछ ना कुछ राशि का प्रावधान रहता है, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, मनरेगा के लिए बजट जारी करती है, राशि का प्रावधान रहता है। तो उसमें जो बजट की जो राशि जारी की जाती है उसमें से 60% मजदूरी भुगतान में और जबकि 40% सामग्री पर व्यय होता है। जैसे कि मान लीजिए केंद्र सरकार ने मनरेगा के लिए आपका 1000 करोड़ रुपए जारी कर दिया, उस 1000 करोड़ में से 600 करोड़ रुपए मजदूरी भुगतान में जबकि 400 करोड़ रुपए सामग्री में व्यय होगा। अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र में किसी सड़क का निर्माण करना है तो सड़क के निर्माण के लिए मजदूर की आवश्यकता होगी, मजदूरों को मजदूरी दर दिया जाएगा। और सामग्री व्यय, सड़क निर्माण के लिए कुदाल लगेंगे, फावड़ा लगेंगे, सब्बल लगेंगे, घमेला लगेगा। तो जो सामग्री को जो खरीदने के लिए जो व्यय होगा उसका अनुपात है 40। तो 60:40 में ये आपका बटा हुआ रहता है। ठीक है, बेरोजगारी भत्ता। मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत आवेदन किए जाने के 15 दिन के भीतर रोजगार मुहैया कराना आवश्यक है। 15 दिन
के बाद रोजगार उपलब्ध न होने पर बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का प्रावधान है। अब यहां पर ना थोड़ा सा एक चीज को अच्छे से समझना, यहां पे कुछ चीज लिखने में गड़बड़ी हुई है, इसको देखना। जो बेरोजगारी भत्ता है, बेरोजगारी भत्ता कैसे दिया जाता है, क्या कहा जा रहा है कि मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत आवेदन किए जाने पर, यानी कोई परिवार आवेदन करता है तो उसे 15 दिन के भीतर रोजगार मुहैया कराना आवश्यक है, और 15 दिन के भीतर अगर रोजगार मुहैया नहीं होता तो वो बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का प्रावधान भी है मनरेगा के अंतर्गत, जिसमें 15 दिन तक रोजगार मुहैया नहीं हुआ तो उसके बाद प्रथम 30 दिन, पहले 30 दिन तक उन्हें जो है 1/4 मजदूरी दर दिया जाएगा, और 30 दिन के बाद भी अगर उनको रोजगार नहीं मिलता तो 30 दिन के बाद निर्धारित मजदूरी दर का आधा राशि उन्हें प्रदान किया जाएगा। जैसे मजदूरी दर कितना है, 261 रुपए, 261 रुपए का 1/4 पहले 30 दिन मिलेगा, फिर 261 रुपए का आधा अमाउंट उन्हें 30 दिन के बाद मिलेगा। ठीक है, 15 दिन तक जो है आवेदन किए जाने के 15 दिन के भीतर रोजगार मुहैया कराना आवश्यक है। ठीक है, और 15 दिन के बाद अगर रोजगार उपलब्ध नहीं होता तो वो बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र होंगे। 15 दिन के बाद अगले प्रथम 30 दिन, पहले 30 दिन उन्हें निर्धारित मजदूरी दर का 1/4 मिलेगा, और उसके 30 दिन के बाद आगे उन्हें मजदूरी दर की आधी राशि बेरोजगारी भत्ते के रूप में प्रदान की जाएगी। ठीक है, रोजगार आवेदन में महिलाओं को प्राथमिकता, कम से कम 1/3 महिलाओं को सुनिश्चित रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, किसी कार्य को करने के लिए अगर 100 मजदूरों की आवश्यकता है तो उसमें कम से कम 1/3 महिलाओं की भागीदारी होना आवश्यक है, सुनिश्चित रखा गया है। महिला श्रमिक मातृत्व अवकाश भत्ता, 1 माह का मजदूरी भुगतान, शर्त क्या है, 12 माह में 50 दिवस मजदूरी की हो। अगर कोई आपकी महिला श्रमिक जो कि गर्भवती है तो उससे मातृत्व अवकाश या मातृत्व अवकाश भत्ता दिया जाएगा। अगर उसने पिछले 1 साल में मनरेगा के अंतर्गत 50 दिन कार्य किया है तो उसे 1 माह की मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। ठीक है, इसे याद रखना। लोकपाल की नियुक्ति, आपके जिला स्तर पर लोकपाल की नियुक्ति का प्रावधान है मनरेगा के धारा 17 के अंतर्गत। अभी एडीओ के एग्जाम में ये काफी हाईलाइट में था, ये मनरेगा वाला टॉपिक। ठीक है, तो मनरेगा की धारा 17 के अंतर्गत जिला स्तर पर लोकपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। बजट 2025-26, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बजट जारी करती है केंद्र सरकार और राज्य सरकार। याद रखना, इस साल जो आपका केंद्रीय बजट 2025-26 में केंद्र सरकार के द्वारा 86,000 करोड़ रुपए की बजटीय राशि का प्रावधान किया गया था मनरेगा के लिए, और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 2,800 करोड़ रुपए की बजटीय राशि का प्रावधान था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसकी शुरुआत हुई 20 नवंबर 2016 को तथा यह लागू हुआ या इसका क्रियान्वयन किया गया 1 अप्रैल 2016 से। ठीक है, उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के बेघर एवं कच्चे मकान, जो पहले मिट्टी और खपरे के बने हुए जो मकान होते थे, बेघर एवं कच्चे मकान में रह रहे गरीब परिवारों को स्वयं का पक्का एवं आपदा रोधक मकान उपलब्ध कराना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का मुख्य उद्देश्य है। चयन, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना SECC 2011 और आवास प्लस 2018, यानी कि 2018 में एक सर्वेक्षण हुआ था, ग्राम सभा अनुमोदन या सत्यापित और जियो टैगिंग द्वारा जो है इसमें हितग्राहियों का चयन किया जाता है। मकान 25 वर्ग मीटर की न्यूनतम इकाई, यानी मकान का आकार जिसमें स्वच्छ खाना पकाने के लिए समर्पित क्षेत्र भी हो, यानी मनरेगा के अंतर्गत कम से कम 25 वर्ग मीटर का मकान निर्माण आवश्यक है, जिसमें खाना बनाने के लिए रसोई भी उसमें शामिल हो, यह आवश्यक है। परिव्यय, केंद्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 60:40, इकाई आवास सहायता लागत का वहन। ठीक है, यानी कि इसमें जो व्यय होगा उसमें केंद्र सरकार की भागीदारी 60%, जबकि राज्य सरकार की भागीदारी 40% की रहेगी। प्रावधानित, मैदानी क्षेत्र में यानी कि खुले क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में 1,20,000 रुपए
पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में यानी कि पूर्वोत्तर भारत 7 सिस्टर स्टेट एवं पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 1,30,000 की सहायता प्रदान की जाती है। यानी कि सामान्य मैदानी क्षेत्र है जैसे कि हमारा छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यहां पर घरों के निर्माण के लिए 1,20,000 रुपए। और वहीं पर अगर कोई पहाड़ी क्षेत्र है, हिमालय के तराइन में बसे हुए क्षेत्र है, आपके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ऐसे क्षेत्र में 1,30,000 रुपए मकान निर्माण के लिए उपलब्ध कराया जाता है। अब अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2016-17 से वर्ष 2024-25 तक कुल स्वीकृत आवास 17,29,586 के विरुद्ध 10,96,569 आवास पूर्ण तथा 5,52,943 आवास निर्माणाधीन है। ठीक है, ये इसकी स्थिति है जब से ये आपका शुरू हुआ है तब से लेकर के अब तक की स्थिति में। ठीक, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसे पीएम जनमन या पीएम जनमन के नाम से जाना जाता है, प्रधानमंत्री आवास प्रगति। देखिए, पीएम जनमन की जो शुरुआत है ये 15 नवंबर 2023 को झारखंड से हुई। ठीक है, इससे अभी व्यापम में क्वेश्चन पूछा गया था कि पीएम जनमन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कुल कितने जिले शामिल है। तो पीएम जनमन की शुरुआत अखिल भारतीय स्तर पर झारखंड से 15 नवंबर 2023 को हुई। क्या है? विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह पीवीटीजी की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाना इस प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन का मुख्य उद्देश्य है। यहां पे पीवीटीजी ग्रुप्स बोला जा रहा है, यानी कि विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति। हमारे प्रदेश में विशेष रूप से पिछड़ी 5 जनजाति है, बैगा, अबुझमाड़िया, पहाड़ी कोरबा, बिरहोर, कमार, ये 5 जनजातियां विशेष रूप से पिछड़ी है, पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के अंतर्गत आते हैं। तो ये उसमें ये उन विशेष रूप से पिछड़ी हुई जनजातियों के लिए ये प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान है। ठीक है, उनको जो है सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाना इस महाअभियान का मुख्य उद्देश्य है। शामिल छत्तीसगढ़ के 18 जिलों में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति समूह पीवीटीजीएस परिवार कौन कौन से? अबुझमाड़िया, बैगा, कमार, बिरहोर, पहाड़ी कोरबा। ठीक है, इन्हें जो है ये टोटल 18 जिले शामिल है। एग्जाम में प्रश्न आया था कि पीएम जनमन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कुल कितने जिले शामिल है? 12, 14 और एक दिया था शायद 19 और एक दिया था इनमें से कोई नहीं। आंसर लिया गया इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 18 जिले शामिल है। अच्छा, करंट अफेयर मैंने कवर कराया था कि 18 जिले कौन कौन से हैं, क्योंकि अब तक ये आंकड़े नहीं आए थे। करंट अफेयर के एक वीडियो में मैंने इसके आंकड़ों को मेंशन किया था, थोड़ा ध्यान देना। देखिए इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले शामिल है, इसको थोड़ा सा सुन करके रखे रहिए। पीएम जनमन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 18 जिलों के विशेष जनजाति बसाहटों को चिन्हांकित किया गया है। कौन कौन सा? कोंडागांव, कांकेर, नारायणपुर, बिलासपुर, रायगढ़, गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही, कोरबा, मुंगेली, बलौदा बाजार भाटापारा, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, खैरागढ़ छुई खदान, गंडई, उसके बाद आपका कवर्धा, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, जशपुर, बलरामपुर, सरगुजा, ये टोटल 18 जिले जो है ये पीएम जनमन के अंतर्गत शामिल है। इसे मैंने करंट अफेयर में भी अपडेट कराया हुआ है, करंट अफेयर में जाकर पढ़ सकते हैं। लेकिन जिलों की संख्या कितनी है? 18, ये याद रखना क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। योजना प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, पहाड़ी कोरबा, कमार, अबुझमाड़िया और बिरहोर बहुल बसाहटों में राज्य और केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ दिलाना इनका मुख्य उद्देश्य है। ये जनजाति जो कि समाज की मुख्य धारा से अलग थलग है, सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उनका पूर्ण लाभ इन्हें मिल सके, ये इस महाअभियान का मुख्य उद्देश्य है। पीएम आवास प्रदेश में 18 जिलों में विशेष पिछड़ी जनजाति समूह पीवीटीजीएस के परिवार को 100% लाभ दिए जाने हेतु प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान योजना के तहत राशि 2 लाख रुपए प्रति इकाई लागत के पक्के आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। मैदानी क्षेत्रों में 1,20,000 था, लेकिन इस योजना के अंतर्गत 18 जिलों में निवास करने वाली विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति आपका बैगा, पहाड़ी कोरबा, कमार, अबुझमाड़िया और बिरहोर को 2 लाख रुपए प्रति इकाई लागत के पक्के आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसे याद रखना, ठीक है। जो विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति को आवास निर्माण के लिए कितना राशि दिया जा रहा है? 2 लाख रुपए।
ठीक। भौतिक प्रगति, इस योजना का कितना भौतिक प्रगति हुआ है इसे देखिए। योजना अंतर्गत आदिम जाति विभाग द्वारा चिन्हांकित 42,326 परिवारों में से 24,278 परिवारों के आवास की स्वीकृति की जा चुकी है, जिसमें से 1638 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं एवं 20,136 परिवारों के आवास निर्माणाधीन है। ये इसकी भौतिक प्रगति है। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान का उद्देश्य क्या है? इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पीवीटीजी ग्रुप यानी विशेष रूप से पिछड़ी हुई जनजाति समूह सदस्यों को आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि, राशन कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री जनधन योजना जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं से संतृप्त करना। इसके साथ साथ आवश्यक सुविधाएं जैसे पक्का मकान, संपर्क सड़कें, विद्युतीकरण और पेयजल सुविधाओं भी तेजी से उपलब्ध कराए जाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। इस महाअभियान के अंतर्गत कितने जिले शामिल है? 18 जिले शामिल है। आवास निर्माण के लिए कितनी राशि दी जा रही है? 2 लाख रुपए की राशि दी जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण। जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना था, वैसे ही मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण ये प्रारंभ किया गया 25 सितंबर 2023 को। डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तर्ज पर छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा आपके 25 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत की गई, जो कि राज्य पोषित परियोजना है। उद्देश्य क्या है? सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में पाए गए 47,090 आवासहीन परिवारों को पक्के आवास की सुविधा से लाभान्वित किया जाना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा स्वयं से सर्वेक्षण किया गया 2023 में, जिसमें चिन्हांकित किया गया 47,090 आवासहीन परिवारों को, उन्हें पक्के आवास उपलब्ध कराना इस आपकी योजना का मुख्य उद्देश्य है। प्रावधान, सामान्य एवं मैदानी क्षेत्र के हितग्राहियों के लिए राशि निर्धारित है 1,20,000 रुपए। पर्वतीय राज्यों, दुर्गम क्षेत्र तथा आईएपी जिलों हितग्राहियों के लिए राशि है 1,30,000 रुपए। यानी कि सामान्य जो छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र है वहां पे 1,20,000 रुपए, और जैसे अबुझमाड़ का जंगल क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्र, नक्सल प्रभावित क्षेत्र, वहां पर कितना है? 1,30,000 रुपए। कार्य प्रगति, सितंबर 2023 से सितंबर 2024 तक योजना अंतर्गत 38,225 आवासों की स्वीकृति की जा चुकी है, जिसमें से 32,958 आवास निर्माणाधीन है। ठीक है, कब प्रारंभ हुआ, कितने आवासहीन परिवार चिन्हांकित है, इसे याद रखना। ठीक, नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2। ये क्या है? फेज 2 है, इसका दूसरा संस्करण है स्वच्छ भारत मिशन फेज 2। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। इसके फेज 2 की शुरुआत हुई 1 अप्रैल 2020 को। प्रश्न पूछा जाएगा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की शुरुआत कब हुई? आपका 2 अक्टूबर 2014 को। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के फेज 2 की शुरुआत कब हुई? 1 अप्रैल 2020 को। इसका क्रियान्वयन 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 तक इसका क्रियान्वयन किया गया। प्रोत्साहन राशि, व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय निर्माण हेतु 12,000 रुपए प्रति परिवार, सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु 3 लाख रुपए प्रति यूनिट का ऐसे प्रावधान है। यानी कि कोई व्यक्ति अपने घर में अगर शौचालय बनाना चाहता है तो उसे 12,000 रुपए प्रदान किया जाएगा शौचालय निर्माण के लिए। अगर किसी कोई बस्ती है, कोई ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पे एक सामुदायिक सुलभ शौचालय बनाने चाहते हैं तो 3 लाख रुपए प्रति यूनिट उपलब्ध कराया जाएगा। प्राप्त पुरस्कार, स्वच्छ सुजल मिशन स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 में पतोरा ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती अंजिता गोपेश साहू को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया था इस स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत। देखिए, घोषित 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसे NRLM के नाम से भी जाना जाता है, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। इसका पहले नाम था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसको पुनर्गठित किया गया 1 अप्रैल 2013 को और इसका नाम रखा गया राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। छत्तीसगढ़ में इस योजना को बिहान योजना के नाम से जाना जाता है। जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, इसे छत्तीसगढ़ में किस नाम से जाना जाता है? एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, बिहान नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? BPL, बिलो दी पॉवर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले युवाओं को स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना, उनके लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, खुद के रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। यह जो है, इसमें वित्तीय पोषण केंद्र सरकार 60%, राज्य सरकार 40% का वित्तीय वहन करती है।
ठीक है, इसमें और भी पढ़ने के लिए काफी डिटेलिंग था एडीओ में, लेकिन जितने इकोनॉमिक सर्वे में आपके लिए इंपॉर्टेंट है उतने फैक्ट यहां पर दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU-GKY। ये जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM योजना के अंतर्गत लागू एक योजना है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। ठीक है, यानी कि कौशल प्रशिक्षण योजना है। इसकी जो परियोजना अवधि है यह है अधिकतम 3 साल। इसका उद्देश्य क्या है? युवक युवतियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर कम से कम 70% प्रशिक्षित युवाओं को औपचारिक संस्थानों में जिला, राज्य या राज्य के बाहर नियोजित करना। यानी NRLM के अंतर्गत संचालित है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। कौशल यानी कि प्रशिक्षण प्रदान करना, और जो इसके अंतर्गत प्रशिक्षण लेंगे युवक युवती, उसमें से 70% युवक युवतियों को प्रशिक्षण देने के पश्चात उन्हें किसी छत्तीसगढ़ के जिले में या छत्तीसगढ़ राज्य के किसी कोने में या छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर किसी अन्य राज्यों में उन्हें नियोजित करना, उन्हें जो है रोजगार उपलब्ध कराना। ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ऐसा नहीं कि केवल ट्रेनिंग देकर के छोड़ दिए, ट्रेनिंग देकर के 70% युवक युवतियों को रोजगार भी उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके लाभार्थी कौन है? 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग के ग्रामीण बीपीएल परिवार के युवक युवती। देखिए इसमें आयु वर्ग जो है 15 से 35 क्यों दिया है? 15 से नीचे आता 14 यानी कि चाइल्ड लेबर में आ जाते हैं। तो 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग के ग्रामीण बीपीएल परिवार के युवक युवती को इस योजना का लाभ मिलेगा। प्रशिक्षण पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत 2023-24 में 3045 युवाओं को तथा 2024-25 में सितंबर 2024 तक की स्थिति में 380 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक, नेक्स्ट देखिए इसमें यह पूछ सकता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत युवक युवतियों को नियोजित किया जाना आवश्यक है प्रशिक्षण के उपरांत? तो 70%। ठीक, नेक्स्ट देखिए रोशनी कार्यक्रम जो कि नक्सल प्रभावित जिलों के लिए है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत यह भी एक प्रशिक्षण प्रोग्राम है, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना अखिल छत्तीसगढ़ में चलाई जा रही है, वहीं पर रोशनी कार्यक्रम केवल नक्सल प्रभावित जिलों के लिए है। ठीक है, देखिए सुदूर अनुसूचित जनजाति बहुल एवं अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित जिले के युवक युवतियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर औपचारिक संस्थाओं में जिला, राज्य और राज्य के बाहर नियोजित करना। ये मुख्य रूप से नक्सल प्रभावित क्षेत्र के युवक युवतियों को टारगेट कर रहा है। ठीक है, ये योजना, इसमें 8 अनुसूचित जनजाति बहुल और नक्सल प्रभावित जिले हैं। कौन कौन से? बस्तर संभाग के 7 जिले, बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, कोंडागांव और एक सरगुजा संभाग का बलरामपुर जिला इस रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है वहां के युवक युवतियों को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ग्राम सड़क योजना। एक है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और दूसरा है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसको समझना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसकी शुरुआत कब हुई? 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण बसाहटों को 12मासी डामरीकृत सड़कों से जोड़ना। 12मासी, ऐसा नहीं कि सड़क का निर्माण कर दिए, बरसात का मौसम आया, पानी भरा और पूरी की पूरी सड़कें गायब, या सड़कों में पानी भर गया, सड़कों के ऊपर से पानी ओवरफ्लो हो रहा है। यहां पे ऐसे सड़कों का निर्माण करना जो कि 12मासी हो, वहां पे साल के 12 माह वहां पे आवागमन रहे, आवागमन बाधित ना हो, डामरीकृत सड़कों से जोड़ना। अब इस योजना के अंतर्गत आवश्यक आबादी क्या है? छत्तीसगढ़ के सामान्य क्षेत्र में 500 या अखिल भारतीय स्तर पर जो उसका क्राइटेरिया है, सामान्य क्षेत्र में 500 या उससे अधिक आबादी जो है उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सड़क का निर्माण किया जाएगा। और वहीं अगर कोई आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जनजाति बहुल क्षेत्र है, वहां पर 250 या उससे अधिक आबादी है उस क्षेत्र में, तो वो भी जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत वहां पे 12मासी डामरीकृत सड़कों का निर्माण किया जाएगा। ठीक, अगर हम बात करें नक्सल प्रभावित जिलों की, तो 9 अप्रैल 2014 को नक्सल प्रभावित 7 जिलों के 29 विकास खंडों का चयन किया गया है। और जो छत्तीसगढ़ के जो नक्सल प्रभावित 7 जिले के 29 विकास खंड है, अगर उनकी आबादी 100 से 249 है, 100 से 249 की अगर उनकी आबादी है,
तो उन जिलों को भी, उन आपके क्षेत्र को भी, उन गांव को भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 12मासी आपके डामरीकृत सड़कों से जोड़ा जाएगा। ठीक। पीएम जनमन योजना अभी हमने देखा था, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के विकास हेतु जो पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है, आपके 5 आपके पिछड़ी जनजाति है, उनके बसाहटों में अगर उनकी आबादी 100 से अधिक है तो उनके आबादी, उनके क्षेत्र, उनके गांव को भी 12मासी डामरीकृत सड़कों से जोड़ा जाएगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत। थोड़ा ध्यान समझना, क्राइटेरिया क्या क्या है। अगर कोई सामान्य क्षेत्र है और वहां पे 500 लोग निवास कर रहे हैं, 500 या उससे अधिक लोग निवास कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 12मासी डामरीकृत सड़कों से जोड़ा जाएगा। वहीं अगर कोई आदिवासी बहुल क्षेत्र है और उन आदिवासी बहुल क्षेत्र में अगर किसी एक क्षेत्र विशेष में 250 या उससे अधिक लोग निवास कर रहे हैं, तो उन्हें जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 12मासी सड़कों से जोड़ा जाएगा। लेकिन ऐसे आदिवासी बहुल क्षेत्र जहां की आबादी 250 से कम है, उन्हें वो जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होंगे। 9 अप्रैल 2014 को छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित 7 जिलों के 29 विकास खंडों का चयन किया गया। उनके लिए थोड़ा सा जो आपका क्राइटेरिया है उसमें लचीलापन लाया गया, उसे थोड़ा शिथिल किया गया कि जो छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित 7 जिलों के 29 विकास खंड है, उसमें अगर आबादी 100 से 249 की अगर आबादी है, इसके मध्य अगर उसमें आबादी मान लीजिए 150 आबादी भी है, तो उन्हें 12मासी डामरीकृत सड़कों से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत उन्हें जो है 12मासी डामरीकृत सड़कों से जोड़ा जाएगा। उसके बाद अभी चलाया जा रहा है प्रधानमंत्री जनमन योजना, जिसके अंतर्गत जो विशेष रूप से पिछड़ी हुई 5 जनजातियां हैं, अबूझमाड़िया, बैगा, कमार, बिरहोर, पहाड़ी कोरबा, और इनकी जो बसाहटें हैं, अगर इन विशेष रूप से पिछड़ी हुई जनजातियों की जो बसाहटें हैं वहां की आबादी अगर 100 से भी ज्यादा है, तो उन्हें जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 12मासी डामरीकृत सड़कों से जोड़े जाने का प्रावधान है। ठीक है, चीजों को समझना, क्राइटेरिया देखते हुए चलिए। सड़कें योजना प्रारंभ से, यानी कि जब से योजना प्रारंभ हुआ आपके 2000 से लेकर के अभी 2024 तक की स्थिति में, योजना प्रारंभ से अब तक 44,109 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया, और सड़कों की अगर संख्या देखी जाए तो 8,954 सड़कें बनाए गए हैं योजना प्रारंभ से लेकर के अब तक। दूसरा है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तर्ज पर छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 23 अप्रैल 2011 को मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य भी सेम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से मिलता जुलता है। ग्रामीण बसाहटों को 12मासी डामरीकृत सड़कों से जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य है। योजना अंतर्गत आवश्यक आबादी क्षेत्र, सामान्य क्षेत्र में जहां की आबादी 250 या उससे अधिक हो। देखिए, जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चलाया जा रहा है तो उसके बावजूद मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू क्यों किया गया? इसके क्राइटेरिया के कारण, इसका जो पैमाना रखा गया है उसके लिए। यहां पर बोला जा रहा है सामान्य क्षेत्र जिनकी आबादी 500 या उससे अधिक है, लेकिन ऐसे ग्रामीण बसाहट जिनकी आबादी 500 से कम है वो जो है इस योजना से वंचित हो जाएंगे। उनके लिए लाया गया मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। उसमें कहा गया कि सामान्य क्षेत्र जिनकी आबादी अगर 250 या उससे ज्यादा है वो उन्हें जो है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 12मासी डामरीकृत सड़कों से जोड़ा जाएगा। ठीक है, देखिए इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जब से यह प्रारंभ किया गया, यानी कि 23 अप्रैल 2011 से लेकर के अभी 2024 तक की स्थिति में 5,509 किलोमीटर लंबाई के सड़क बनाए गए और सड़कों की संख्या है 1807 सड़कें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आरसीटी कार्यक्रम। अभी आरसीटी कार्यक्रम क्या है इसे समझना। इसका फुल फॉर्म है रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग स्कूल, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में जो स्वरोजगार के जो प्रशिक्षण कार्यक्रम उसका एक ट्रेनिंग स्कूल है। ठीक, उद्देश्य युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, यह आरसीटी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। इसके लाभार्थी कौन होंगे? 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के ग्रामीण बीपीएल परिवार के युवक युवती। ठीक है, आयु वर्ग कितने से कितने के मध्य है? 18 से 45 वर्ष। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का क्या था? 15 से 35। इसका कितना है? 18 से 45। आयु वर्गों को भी ध्यान रखना, आजकल कथन आधारित प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं व्यापम की परीक्षाओं में। 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के ग्रामीण बीपीएल परिवार के युवक युवतियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसे प्रशिक्षण अवधि कितने हैं? 200 घंटे की न्यूनतम अवधि निर्धारित है। 200 घंटे की न्यूनतम अवधि का मतलब
जो बाजार मांग के अनुरूप युवक युवतियों को प्रशिक्षण प्रदान करना मिनिमम 200 घंटे। बाजार मांग के अनुरूप, जैसे कि वर्तमान जो है आपका टेक्नोलॉजी का दौर है, आपके स्मार्ट टीवी आ गए हैं, स्मार्ट मोबाइल का दौर चल रहा है, स्मार्ट वॉच चल रहे हैं, तो उनको बाजार में जिन चीजों की डिमांड है उन क्षेत्र में इन्हें ट्रेनिंग प्रदान करना, युवक युवतियों को जो है ट्रेनिंग प्रदान करना। ठीक, ऐसे ही नहीं कि केवल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, जैसे राजमिस्त्री भी है, कोई अगर गार्डनिंग का कार्य करना चाहता तो उसे गार्डनिंग के क्षेत्र में, कोई राजमिस्त्री का कार्य करना चाहता तो उसे राजमिस्त्री के क्षेत्र में। ठीक, तो इसमें जो है अलग अलग वर्ग बनाए गए, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, ऐसे अलग अलग जो है इस वर्ग क्लासिफाइड किए गए हैं, आगे हम देखेंगे। तो कम से कम 200 घंटे का न्यूनतम अवधि निर्धारित की गई है प्रशिक्षण की। आरसेटी केंद्र बनाए गए हैं अविभाजित 18 जिले, यानी कि जब आपकी जनगणना के समय का जो अविभाजित 18 जिले थे उनकी बात हो रही है। अविभाजित 18 जिलों में 3 लीड बैंकों के द्वारा यह संचालित है। भारतीय स्टेट बैंक 11, देना बैंक 5 और सेंट्रल बैंक के 2। ठीक, ये आरसेटी केंद्र बनाए गए हैं। देखिए व्यय का प्रावधान, प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रति हितग्राही की दर से व्यय का प्रावधान है। प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ग, देखिए जैसे आपका जो प्रेजेंट ट्रेंड है उसके हिसाब से जो प्रशिक्षण लेंगे, जैसे टेक्नोलॉजी को वर्ग 1 में रखा गया, राजमिस्त्री को वर्ग 2 में रखा गया, उसके बाद जो गार्डनिंग का कार्य सीखना चाहते हैं उसे वर्ग 3 में रखा गया, ऐसे जो है क्लासिफाइड किया गया है। तो प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ग 1 हेतु 49 रुपए प्रति घंटा प्रति हितग्राही उपलब्ध कराया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ग 2 हेतु 42 रुपए प्रति घंटा प्रति हितग्राही। प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ग 3 हेतु 35 रुपए 10 पैसा प्रति घंटा प्रति हितग्राही। ये जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रति हितग्राही दर व्यय किया जाएगा आरसेटी के केंद्रों के माध्यम से। ठीक है, ये डाटे आपको अपडेट करना है क्योंकि बुक में ये डाटा जो है गलत है। ठीक है, बुक में ये डाटा गलत दिया हुआ, पिछले साल का डाटा हो गया है, इसे अपडेट कर लीजिएगा अपने पुस्तकों में, सीजीपीएससी ई पाठशाला के इकोनॉमिक सर्वे में। ठीक, ये अपडेटेड डाटा है 49, 42 और 35.10 रुपए। प्रशिक्षित आरसेटी के अंतर्गत 2023-24 में 15,040 युवाओं को तथा 2024-25 में 9,715 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अविभाजित 18 जिलों के 3 लीड बैंक द्वारा संचालित है आरसेटी केंद्र। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आदर्श ग्राम योजना। आदर्श ग्राम यानी कि किस ग्राम को हम आदर्श ग्राम कहेंगे? ऐसे गांव जहां पे भौतिक सुख सुविधाएं उपलब्ध हो, वहां पे पेयजल की आपूर्ति हो, ठीक है, वहां पे साफ सफाई अच्छे से हो, वहां पे जो है पशुपालन सुचारू रूप से हो, वहां पे कुटीर उद्योग रोजगार के अवसर यानी कि बुनियादी सुख सुविधा उपलब्ध हो, उसे जो है आदर्श गांव कहा जाएगा। तो आदर्श गांव के लिए 2 योजनाएं हैं, एक है सांसद आदर्श ग्राम योजना और दूसरा है विधायक आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना जो कि 11 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया। उद्देश्य क्या है? देश के सभी सांसद को 1 साल के लिए एक गांव को गोद लेकर वहां पे विकास कार्य करना तथा गांव की बुनियादी सुविधाओं के साथ ही खेती, पशुपालन, कुटीर उद्योग, रोजगार आदि के विकास पर जोर देना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में सांसदों के द्वारा टोटल 16 ग्राम आपके गोद लिए जाते हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा की सीट है, यानी कि 11 लोकसभा सांसद है और 5 राज्यसभा सांसद है, तो टोटल 16 ग्राम जो है इसमें चयनित किए जाते हैं हर साल आपके सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत। ठीक, देखिए सांसद आदर्श ग्राम योजना 2 इसका सेकंड वर्जन आ गया के तहत राज्य के सभी 16 माननीय सदस्यों द्वारा उनकी कार्यकाल के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक प्रत्येक वर्ष हेतु एक ग्राम पंचायत का चयन किया जाना है। इस प्रकार कुल 80 पंचायतों का चयन अपेक्षित है, जिसके विरुद्ध अब तक 72 पंचायतों का चयन किया जा चुका है। इनमें से 68 ग्राम पंचायतों की ग्राम विकास योजना तैयार की जा चुकी है। इन 68 पंचायतों की ग्राम विकास योजना में 2883 सूचीबद्ध कार्यों में से 2244 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, जिनकी प्रगति 77% है। ठीक है, ये आंकड़ा है, यानी कि पिछले अगर हम देखा जाए 19-20 से 23-24 तक एक ग्राम अगर गोद लिया जाता तो टोटल 80 पंचायतों का चयन अपेक्षित था, जिसके विरुद्ध अब तक केवल 72 पंचायतों का ही चयन हुआ है और उसमें ये सारे कार्य अभी प्रगति पे है। ठीक, दूसरा है आपका विधायक आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत पर राज्य सरकार के द्वारा विधायक आदर्श ग्राम योजना शुरू किया गया। कब? 1 अप्रैल 2015 को, 1 साल बाद।
सांसद आदर्श ग्राम योजना की तर्ज पर इसे प्रारंभ किया गया तथा विधायकों को एक एक ग्राम विकसित करने का सुझाव दिया गया। चयनित ग्राम, प्रदेश के 90 विधायकों द्वारा एक एक ग्राम का चयन किया जाना इसमें अपेक्षित है, लेकिन इसका कोई भी अपडेट नहीं है। योजना शुरू किया गया, ठंडे बस्ते में चला गया। ठीक, नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना। इस योजना की शुरुआत 2012-13 में हुई। ठीक है, यह पूर्णतः नाबार्ड पोषित योजना है। योजना शहरों में गौरव पथ की तर्ज पर सीमेंट कंक्रीट सड़क एवं नाली का निर्माण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। जैसे कि शहरों में गौरव पथ है, वैसे गांव में गौरव पथ बनाए जाएंगे, सीमेंट कंक्रीट के सड़क बनाए जाएंगे और उसके दोनों ओर नालियों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, सड़क निर्माण कम से कम 200 मीटर एवं अधिकतम 500 मीटर लंबाई, 6 मीटर चौड़ाई की सड़क, बीच में 4 मीटर की कंक्रीट मार्ग का निर्माण, आपका 0.5 मीटर चौड़ाई दोनों तरफ कंक्रीट पेविंग, शेष चौड़ाई दोनों तरफ 0.5 मीटर चौड़ाई में वी आकार के नाली के साथ निर्माण। इसमें जो है ये सारे निर्माण का प्रावधान है। ठीक है, बजटीय प्रावधान छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 यानी कि अभी वर्तमान बजट में मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना हेतु 100 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। इसे याद रख लेना। ठीक है, कि मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, 100 करोड़ रुपए अभी बजट 2025-26 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अनुसूचित क्षेत्र महत्वपूर्ण सांख्यिकी जानकारी। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 135,192 वर्ग किलोमीटर, जिसमें से राज्य के अनुसूचित क्षेत्र का क्षेत्रफल है 81,862 वर्ग किलोमीटर। अनुसूचित क्षेत्र यानी कि अनुसूची 5 के अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं, अगर साधारण शब्द में कहा जाए तो जो जनजाति बहुल क्षेत्र, जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, उन्हें अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। इन क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति राज्यपाल के अपने प्रतिनिधि यानी कि राज्यपाल के माध्यम से इन क्षेत्रों का प्रशासन संभालते हैं। तो राज्य का जो कुल क्षेत्रफल है 135,192 वर्ग किलोमीटर, उसमें से 81,862 वर्ग किलोमीटर अनुसूचित क्षेत्र का क्षेत्रफल है, अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। राज्य का आदिवासी उपयोजना क्षेत्र की अगर बात की जाए तो 91,253 वर्ग किलोमीटर आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में से आदिवासी उपयोजना का क्षेत्र प्रतिशत है 67.50। कुल क्षेत्रफल में से 67.50% आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र में शामिल जिलों की संख्या अगर देखा जाए तो वो है 14। ठीक है, आंशिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र में शामिल जिलों की संख्या देखा जाए तो वो है आपका 6। आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में सम्मिलित जिलों की संख्या देखा जाए, अच्छा ये आंकड़ा ना यहाँ पे थोड़ा सा शायद टाइपिंग मिस्टेक है, बुक में करेक्ट दिया है, यहाँ पर मेरे हिसाब से जो मैंने लास्ट प्रशासनिक प्रतिवेदन से अपडेट किया था वो यहाँ पर नहीं लिखा है। ये आपकी बुक में एग्जैक्ट डाटा दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे शायद इन्होंने टाइपिंग मिस्टेक किया है। देखिए, पूर्ण अनुसूचित क्षेत्र में शामिल जिले अगर पूछा जाए तो इसकी संख्या है 16। आंशिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र में शामिल जिलों की संख्या पूछा जाए तो इसकी संख्या है 5। ठीक है, आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में सम्मिलित जिलों की संख्या है 28। ये जो उठाया गया है आंकड़ा, ये आपका आदिम जाति एवं जनजाति विभाग का जो प्रशासनिक प्रतिवेदन, जो एनुअल रिपोर्ट आता है, उससे यह आंकड़ा उठाया गया है। उसमें यहां पर 28 जिला दिया गया है, आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में सम्मिलित 28 जिले, और जबकि आगे हम देखेंगे एक टेबल बना हुआ है उसमें केवल 27 जिले मेंशन किया है। बताऊंगा 28वां कौन सा हो सकता है। ठीक है, आदिवासी विकास खंडों की कुल संख्या है आपका 85 विकास खंड। एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना के अंतर्गत टोटल 19 आते हैं। माडा पॉकेट की कुल संख्या है 9 और लघु अंचल की संख्या है 2। ठीक है, इसमें इसको अपडेट करना, अपडेट नहीं, ये आपके बुक में करेक्ट दिया गया है, इसमें पुराना आंकड़ा उठा लिया गया है इस पर्टिकुलर ये 3 में। ठीक है, तो पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कितने जिले आते हैं? 33 में से 16 जिले पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जबकि 5 जिले आंशिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कौन कौन से आगे हम देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो मॉडा पॉकेट या मॉडा पॉकेट जो कहा जा रहा है, माडा क्षेत्र क्या होता है इसको समझना।
माडा क्षेत्र, मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये होता क्या है? माडा का फुल फॉर्म, माडा का फुल फॉर्म क्या है? MADA, मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, फुल फॉर्म से क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना कि माडा का फुल फॉर्म क्या है। एक से अधिक ऐसे राजस्व ग्राम को मिलाकर चिन्हांकित किया गया है जिसकी कुल जनसंख्या 10,000 से अधिक हो एवं जनसंख्या का 50% से अधिक भार अनुसूचित जाति शेड्यूल्ड ट्राइब वर्ग के लोगों का है। प्रदेश के में माडा क्षेत्र की कुल संख्या 9 है। 9 संख्या है। कौन कौन से? बलौदा बाजार, जिला बलौदा बाजार, धमतरी का गंगरेल, महासमुंद का महासमुंद 1 और 2, खैरागढ़ छुई खदान गंडई का नचनिया, कबीरधाम जिले का कबीरधाम, जांजगीर चांपा का रुगजा, रायगढ़ का गोपालपुर और सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले का सारंगढ़। टोटल 9 माडा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क्राइटेरिया क्या है? एक से अधिक राजस्व ग्रामों को चिन्हांकित किया गया जिसके कुल जनसंख्या 10,000 या उससे अधिक हो तथा उसमें 50% से अधिक भार शेड्यूल्ड ट्राइब अनुसूचित जनजाति का हो, उन्हें माडा क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, देखिए अब जैसे कि इसमें यहां पे हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में पूर्णतः अनुसूचित जिलों की संख्या कितनी है? हमने देखा 16। आंशिक रूप से अनुसूचित जिलों की संख्या कितनी है? 5। अब ये है कौन कौन से, ध्यान देना। छत्तीसगढ़ राज्य के लिए संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत घोषित अनुसूचित क्षेत्र भारत सरकार की असाधारण राजपत्र भाग 2 अनुभाग 3 उप अनुभाग 1 दिनांक 20 फरवरी वर्ष 2003 छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित निम्नलिखित अनुसूचित क्षेत्र परिभाषित किए गए हैं। जब ये 2003 में हुआ था, जारी हुआ था, तब केवल सरगुजा जिला था, लेकिन अब सरगुजा जिले से पृथक होकर के बलरामपुर सूरजपुर बन गया है। पहले कोरिया था, कोरिया से पृथक होकर के मनेंद्रगढ़ बन गया है। पहले बस्तर था, बस्तर से पृथक होकर के नारायणपुर कोंडागांव बन गया है। पहले दंतेवाड़ा था, दंतेवाड़ा से पृथक होकर के बीजापुर सुकमा बन गया है। ठीक है, उसके बाद कांकेर, कोरबा और जशपुर। अब यहां पे ध्यान देना, हमने देखा कि पूर्ण रूप से आपके अनुसूचित क्षेत्र में शामिल जिलों की संख्या कितनी है? 16। काउंट कीजिए। सरगुजा 1, बलरामपुर 2, सूरजपुर 3, कोरिया 4, मनेंद्रगढ़ 5, बस्तर 6, नारायणपुर 7, कोंडागांव 8, दंतेवाड़ा 9, बीजापुर 10, सुकमा 11, कांकेर 12, कोरबा 13, उसके बाद जशपुर 14। ठीक है, जशपुर 14। ऊपर देखिएगा, गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही पहले बिलासपुर में था तो आंशिक रूप से था, अब पूर्ण हो चुका है। गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही 15 और राजनांदगांव में जो है आपका अलग होकर के बना है मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला, ये 16। ये 16 जिला पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आंशिक रूप से 5 जिले आते हैं। आंशिक रूप से 5 जिले कौन कौन से? ध्यान देना, यहां पर जो है आपके बिलासपुर का सामुदायिक विकास खंड कोटा का कोटा राजस्व निरीक्षक। ठीक, दूसरा पहले दुर्ग था, अब हो गया बालोद, बालोद का डोंडी। ठीक है, उसके बाद रायपुर का, पहले रायपुर था, अब वर्तमान में गरियाबंद, गरियाबंद का गरियाबंद, मैनपुर और छुरा आदिवासी विकास खंड। उसके बाद धमतरी के आपका नगरी सिहावा आदिवासी विकास खंड, और फिर है आपका रायगढ़ का धर्मजयगढ़, घरघोड़ा, तमनार, लेलुंगा, खरसिया। तो टोटल 5। कौन कौन सा? एक आपका बिलासपुर का आंशिक रूप से, बालोद का आंशिक रूप से, आपके गरियाबंद का आंशिक रूप से, धमतरी का आंशिक रूप से और रायगढ़ का आंशिक रूप से। तो 5 आपके आंशिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र में शामिल जिले हैं। ठीक है, और उसके बाद है विशेष रूप से कमजोर जनजाति विकास अभिकरण। अब ये क्या होता है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो आपके विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति है, केंद्र सरकार की विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति 5, बैगा, अबुझमाड़िया, पहाड़ी कोरबा, बिरहोर और कमार, ये 5 जनजाति विशेष रूप से पिछड़ी है। राज्य सरकार की विशेष रूप से पिछड़ी 2 जनजाति है, एक है आपका पंडो जनजाति और दूसरा भुंजिया जनजाति। उनके लिए बनाया गया है प्रकोष्ठ और आपका अभिकरण। प्रकोष्ठ और अभिकरण कैसे होता है? जैसे कि समझ लीजिए एक कॉलेज है, एक यूनिवर्सिटी है, और यूनिवर्सिटी के अधिगृहित आपके कॉलेज होते हैं, मतलब उसके ब्रांचेस है। तो वैसे ही जो है एक अभिकरण है, और अभिकरण के अंतर्गत एक प्रकोष्ठ है, प्रकोष्ठ के अंतर्गत छोटे छोटे आपके अभिकरण बनाए जाते हैं ताकि ग्राउंड रूट लेवल पे जाकर के, एकदम निचले स्तर पर जाकर के ये जो आपके पिछड़ी हुई जनजाति है उन्हें सरकार की योजनाओं से अवगत कराया जा सके और उन तक लाभ पहुंचाया जा सके। तो ये देखिए, इससे ना कई बार एग्जाम में प्रश्न आया है
कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, या एक तरफ जैसे प्रकोष्ठ का नाम दे देगा बैगा विकास प्रकोष्ठ, दूसरे तरफ स्थान का नाम देगा और सुमेलित कीजिए करके आएगा। तो इससे ऑलरेडी एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, तो अच्छे से इसको करना। आदिवासी विकास प्रकोष्ठ की संख्या कितनी है? 10। कौन कौन सा? बैगा विकास प्रकोष्ठ मुंगेली में है, जहां पर इनकी आबादी सर्वाधिक है। उसके बाद बैगा विकास प्रकोष्ठ एक राजनांदगांव में है, बैगा विकास प्रकोष्ठ बैकुंठपुर में है, बिरहोर विकास प्रकोष्ठ बिलासपुर में, पहाड़ी कोरबा विकास प्रकोष्ठ बलरामपुर में, पहाड़ी कोरबा व बिरहोर विकास प्रकोष्ठ कोरबा, बिरहोर विकास प्रकोष्ठ धर्मजयगढ़, कमार विकास प्रकोष्ठ नगरी यानी कि आपका सिहावा वाला क्षेत्र, कमार विकास प्रकोष्ठ भानु प्रतापपुर, कमार विकास प्रकोष्ठ महासमुंद। तो इतने विकास प्रकोष्ठ को आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा इधर है केंद्रीय आदिवासी विकास अभिकरण, बैगा विकास अभिकरण कबीरधाम, पहाड़ी कोरबा विकास अभिकरण अंबिकापुर, पहाड़ी कोरबा व बिरहोर विकास अभिकरण जशपुर, कमार विकास अभिकरण गरियाबंद, अबुझमाड़ विकास अभिकरण नारायणपुर और बैगा विकास अभिकरण गोरेला पेंड्रा मरवाही। वैसे ही राजकीय आदिवासी विकास अभिकरण जो 2 है, पंडोप विकास अभिकरण सूरजपुर और भुंजिया विकास अभिकरण आपका गरियाबंद, ठीक है, इतना याद रखना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आदिवासी उपयोजना क्षेत्र। जैसे कि हमने देखा कि इसमें जो है आपके टोटल कितने आपके छत्तीसगढ़ उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत टोटल 28 जिले शामिल है। आदिवासी विकास खंडों की संख्या यहाँ पे 85 है और एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना की संख्या 19 है। इन सब को हम काउंट करेंगे अभी यहाँ पर, ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ है? लघु अंचल की संख्या कितनी है? 2। तो इससे प्रश्न आ सकता है, तो टेबल को समझना। यहाँ पे टेबल दिया गया है, देखिए, उप योजना क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित जिले बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, 7 जिले बस्तर संभाग के। उसके बाद गरियाबंद, बलौदाबाजार, धमतरी, महासमुंद, बालोद, मोहिला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, कबीरधाम, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, कोरबा, बिलासपुर, गोरेला पेंड्रा मरवाही, मुंगेली, सक्ती, रायगढ़, जशपुर, खैरागढ़, छुईखदन, गंडई और सारंगढ़। यहाँ 27 है, जबकि वहां मैंने 28 बताया है। एक राजनांदगांव इसमें शामिल होना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो सेम डाटा है, ये पूरा का पूरा डाटा आपका आदिम जाति एवं जनजाति विकास विभाग के द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन से उठाया गया है। एज इट इज डाटा उठाया गया है। उसमें 28 लिखा था, इसलिए इसमें 28 लिखा है, और उसमें जबकि टेबल 27 का ही दिया है, ठीक है। लिखा 28 है लेकिन टेबल दिया है 27 का, ठीक। उसमें बताया गया है एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना के अंतर्गत कुल कितने क्षेत्र शामिल है? 19 क्षेत्र शामिल है। कौन कौन से? बस्तर का जगदलपुर, कोंडागांव का कोंडागांव, नारायणपुर का नारायणपुर, कांकेर का भानु प्रतापपुर, दंतेवाड़ा का दंतेवाड़ा, सुकमा का कोंटा, बीजापुर का बीजापुर, गरियाबंद का गरियाबंद, बलौदाबाजार कोई नहीं है, धमतरी का नगरी, उसके बाद सीधा बालोद का डोंडी लोहारा, मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी का मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी, सरगुजा का अंबिकापुर, सूरजपुर का सूरजपुर, बलरामपुर का पाल, कोरिया का बैकुंठपुर, कोरबा का कोरबा और आपका बिलासपुर, गोरेला पेंड्रा मरवाही, मुंगेली, तीनों का मिला करके, या गोरेला पेंड्रा मरवाही का ही आपका गोरेला, रायगढ़ का धर्मजयगढ़ और जशपुर जिले का जशपुर नगर। तो टोटल 19 आपके एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना के अंतर्गत शामिल है, ठीक। माडा क्षेत्र, माडा क्षेत्र भी हमने देखा था, मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म है। टोटल 9 क्षेत्र शामिल है। 9 क्षेत्र कौन कौन से देख लीजिए। एक बलौदाबाजार का बलौदाबाजार, दूसरा गंगरेल, महासमुंद का महासमुंद 1, महासमुंद 2, कबीरधाम का कबीरधाम, उसके बाद आपका सक्ती का रुकजा, 7वां नंबर पर है आपका रायगढ़ का गोपालपुर, नचनिया, खैरागढ़, छुईखदन, गंडई का और सारंगढ़ का सारंगढ़। टोटल 9 क्षेत्र आपके माडा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और 2 लघु वनांचल है, कौन कौन से? एक है आपका धुर्री बांधा बलौदाबाजार का, और दूसरा है आपका बछेरा भाटा जो कि खैरागढ़, छुईखदन, गंडई का है, ठीक है। तो ये था आपका अध्याय 12 ग्रामीण विकास एवं रोजगार, जो कि यहां पर होता है समाप्त, ठीक है। किसी प्रकार डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।